नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय डायस्पोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो यहाँ पर दिया गया है पहला कथन कि केवल भारतीय मूल के व्यक्ति और भारत के प्रवासी नागरिक ही हमारे डायस्पोरा का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि डायस्पोरा होता क्या है। तो डायस्पोरा हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है प्रवासी। प्रवासी उन्हें कहा जाता है जिनका जन्म तो भारत में होता है, लेकिन रोजगार या अन्य कारणों से दूसरे देशों में रहने लगते हैं और वहां की नागरिकता भी प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें ही डायस्पोरा कहा जाता है। तो ऐसे में यह पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा कथन दिया गया है भारतीय डायस्पोरा से संबंधित मामले विदेश मंत्रालय द्वारा देखे जाते हैं। यह कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर केवल 2 होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, प्रवासी भारतीय दिवस स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है और यह वर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जा रहा है। दोस्तों, डायस्पोरा का कारण अगर बात की जाए, बहुत से भारतीय उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए विदेशों में जाते हैं, फिर वहां की सभ्यता से घुल मिलकर वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे भारत के लोग प्रवासी कहलाने लगते हैं। भारत जन्मभूमि होने के कारण भारत से लगाव बना रहता है और वह भारत के विकास में सहयोग भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य यही है कि इस सम्मेलन के माध्यम से प्रवासी भारतीय समुदायों की उपलब्धियों को एक मंच प्रदान करना है। अप्रवासी भारतीयों का देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। विश्व के सभी देशों में प्रवासी भारतीयों को एक नेटवर्क बनाकर आपस में जोड़ना है। भारत की युवा पीढ़ी को प्रवासी भारतीयों के साथ जोड़कर नए विकास के नए मार्गों की खोज करना है। जो भारतीय प्रवासी विदेशों में रह रहे हैं, उनकी श्रम से संबंधित समस्याओं को समझना है और वहां की सरकार के द्वारा हल करवाना है। प्रवासी भारतीयों को भारत में रहने के लिए भी आकर्षित करना है। भारत में निवेश के अवसरों को भी बढ़ाना है। यही कारण है कि यह प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है और हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यह पॉइंट्स हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध, जिसे एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, पैरासाइट है, इन द्वारा एंटी माइक्रोबियल दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी माइरियल, एंटी हेलमिंटिक्स, जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, इसके खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से यानी परिणाम स्वरूप मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं और संक्रमण जारी रहता है तथा दूसरों में फैल सकता है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की वजह से आने वाले दिनों में कोरोना से भी यह घातक इसको कहा जा रहा है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माइक्रोबियल संक्रमण के खिलाफ मानव शरीर द्वारा विकसित प्रतिरोध को संदर्भित करता है। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा कथन है डब्ल्यूएचओ ने एएमआर से निपटने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। यह कथन एकदम सत्य है। भारत ने एएमआर के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित की है। यह भी कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, एएमआर के प्रतिरोध में भारत ने 2017 से 2021 के बीच में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की थी। और दोस्तों, भारत में बड़ी आबादी के संयोजन के साथ बढ़ती हुई आय जो एंटीबायोटिक दवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करती है, संक्रामक रोगों का उच्च बोझ और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए आसान ओवर द काउंटर उपयोग प्रतिरोधी जीन की पीढ़ी को बढ़ावा देती है। भारत में सूक्ष्म जीवों, जीवाणु और विषाणु सहित
के कारण सेप्सिस यह ब्लड की बीमारी होती है से हर वर्ष करीब 56,000 से अधिक नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही है, जो पहली पंक्ति के एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं। भारत ने टीकाकरण कवरेज को कम करने के लिए निगरानी और जवाबदेही में सुधार करके अतिरिक्त नियोजन और अतिरिक्त तंत्र को मजबूत करने के लिए मिशन इंद्रधनुष जैसी कई कार्य किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एएमआर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मंत्रालय के सहयोगात्मक कार्यों के लिए शीर्ष 10 प्राथमिकता में से एक के रूप में इसे पहचाना है। दोस्तों, भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग में हालिया वृद्धि के क्या कारण हैं? तो एंटीबायोटिक के उपयोग में तेजी से वृद्धि के कारण हैं कि उच्च रोग भार, बढ़ती आमदनी, जनता के लिए इन दवाओं की आसान और सस्ती उपलब्धता, एंटीबायोटिक दवाओं की अनियंत्रित बिक्री, खराब सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता की कमी। यानी एंटीबायोटिक लोगों को पता ही नहीं है, तुरंत एंटीबायोटिक का प्रयोग कर लेते हैं। अगर किसी को जुकाम भी होता है तो वह एंटीबायोटिक्स तुरंत खा करके अपना रोग ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों यह शरीर के लिए बहुत ही घातक परिणाम होंगे। दोस्तों, माइक्रोबियल प्रतिरोध पर WHO की जो वैश्विक कार्य योजना की रणनीतियों की अगर बात की जाए तो प्रभावी संचार, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता और समझ में सुधार करना है। निगरानी और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान और साक्ष्य आधार को मजबूत करना है। प्रभावी स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम के उपायों के माध्यम से संक्रमण की घटनाओं को कम करना है। मानव और पशु स्वास्थ्य में रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग को अनुकूलित करना है। टिकाऊ निवेश के लिए आर्थिक मामला विकसित करना है, जो सभी देशों की जरूरतों को ध्यान में रखता है। नई दवाओं, नैदानिक उपकरणों, टीकों और अन्य हस्तक्षेपों में निवेश बढ़ाना है। दोस्तों, रेड लाइन अभियान, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध जागरूकता अभियान ने लोगों से डॉक्टर के पर्चे में बिना एंटीबायोटिक दवाओं सहित लाल ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ चिन्हित दवाओं का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया है। यानी अब डॉक्टरों को यह आदेश दिया जाएगा कि वह एंटीबायोटिक दवाएं न लिखें और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग का घातक परिणाम के बारे में भी बताएं, और इस तरह से इन दवाओं को रेड लाइन वाली दवाएं कहा जाता है। दोस्तों, एंटीबायोटिक दवाओं के तर्कहीन उपयोग की जांच करने के लिए रेड लाइन उपयोगकर्ताओं को उन्हें अन्य दवाओं से अलग करने में मदद करेगी। इस अभियान का उद्देश्य टीबी, मलेरिया, मूत्रपथ के संक्रमण और यहाँ तक कि HIV सहित कई गंभीर बीमारियों के लिए दवा प्रतिरोध पैदा करने वाले एंटीबायोटिक दवाओं के आवश्यक नुस्खे और ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करना है। तो आगे की राह यही हो सकती है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध कोविड-19 या जलवायु परिवर्तन जितना ही विनाशकारी है। सोचिए, अब यहाँ पर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब हमारे ठीक होने की क्षमता समाप्त हो जाए, एक दिन ऐसा होगा कि इस एंटीबायोटिक का प्रभाव ही आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, और जब दवाएं बेअसर होने लगेंगी, बीमारी का इलाज ही नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में क्या होगा? लोगों की मृत्यु हो जाएगी। रोगाणुरोधी प्रतिरोधक की वजह से हम जल्द ही इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक का प्रयोग लगातार ऐसे करते रहे तो आने वाले दिनों में यह समस्याएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो ऐसे में मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण रोगाणुरोधी दवाओं का प्रयोग पशुओं या फसलों के लिए न किया जाए। विकास एजेंडा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम रोगाणुरोधी दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि जारी रखें, और पर्यावरण एजेंडा यह सुनिश्चित करना है कि औषधि उद्योग और मछली या पोल्ट्री फार्म जैसे अन्य स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन किया जाए और उन्हें नियंत्रित किया जाए। हमारी दुनिया में खेती से निकलने वाला कचरा कभी कचरा नहीं होता, बल्कि जमीन के लिए संसाधन होते हैं। लिहाजा हमें रोगाणुरोधी के उपयोग को रोकने की आवश्यकता है, ताकि खाद्य का पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण मुमकिन हो पाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्रयोग करके एंटी माइक्रोबियल को हम रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें उत्तर क्या होगा? उत्तर 2 और 3 होगा, अतः सी होगा। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बारे में हमने पूरा समझा दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में कहा गया है कि संसाधन ज्यामितीय आरोहण में बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या अंकगणितीय आरोहण में बढ़ती है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है।
यही चीज अगर बात की जाती है कि संसाधन अंक गणितीय आरोहण में बढ़ता है, जबकि जनसंख्या ज्यामिति यानी 2 से 4, 6, 8 ऐसे बढ़ता चला जाता है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह बताया था कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 यानी यह ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ते हुए 25 वर्षों में लगभग दुगनी जनसंख्या हो जाती है, जबकि संसाधन सामग्री 1, 2, 3, 4 के हिसाब से यानी अंक गणितीय आरोहण में बढ़ता है। तो यह इस तरह से कथन असत्य हो जाता है। दूसरा कथन है कम जन्म दर अंततः जनसंख्या में उच्च निर्भरता अनुपात का कारण बन सकती है। यह कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर केवल 2 होगा। दोस्तों, इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि एशियन सोसाइटी एज के रूप में रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ अधिक काम है, यानी पूरे पूर्वी एशिया में दुनिया में कहीं और की तुलना में आबादी तेजी से कम हो रही है और जबकि युवा पीढ़ी सिकुड़ रही है। पुराने कर्मचारी अक्सर अपने 70 और उसके बाद के वर्षों में अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, जनसांख्यिकी विदों ने वर्षों से धनी देशों में उभरते जनसांख्यिकी टाइम बम के बारे में चेतावनी दी है, लेकिन जापान और उसके पड़ोसियों ने पहले ही इन प्रभावों को महसूस करना शुरू कर दिया है। सरकारों, कंपनियों और सबसे बढ़कर पुराने निवासियों एक वृद्ध समाज के दूरगामी परिणामों से जूझ रहे हैं। कार्यस्थल पर बदलाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और पूर्वी एशिया में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस क्षेत्र के देश जनसांख्यिकी टाइम बम के परिणामों से जूझ रहे हैं। चीन में कई लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम वृद्ध लोगों की सामाजिक, रोमांटिक और यौन जरूरतों के बारे में बातचीत को प्रोत्साहित करने में मदद कर रहे हैं। मनीला में समलैंगिक लोगों को समर्थन देने के लिए एक समुदाय का गठन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यह असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, एम सैंड से आप क्या समझते हैं? यह रेत खनन गतिविधियों को ट्रैक करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह खनन माफिया से जब्त की गई रेत और उसे खुले बाजारों में नीलाम करने को संदर्भित करता है। यह रेत है जो उद्योगों में तैयार होती है। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों, इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि वेस्ट बंगाल गेट्स इट्स फर्स्ट एम सैंड फैसिलिटी थ्रू CIL's ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव, यानी CIL की हरित खनन पहल के माध्यम से पश्चिम बंगाल को अपनी पहली एम सैंड सुविधा प्राप्त हुई है। दोस्तों, पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में और रेत के खनन को कम करने के प्रयास में कोल इंडिया लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में निर्मित रेत का उत्पादन करने के लिए एक सुविधा शुरू की है, जो राज्य में इस तरह की पहली पहल है। तो CIL की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसे ECL कहेंगे, के कजोरा क्षेत्र में ओपन कास्ट खदानों के ओवरबर्डन सामग्री से प्रतिवर्ष अनुमानित 3 लाख क्यूबिक मीटर निर्मित रेत का उत्पादन किया जा रहा है। निजी भागीदारी के माध्यम से स्थापित एम सैंड सुविधा ने सितंबर 2022 से परिचालन शुरू कर दिया है। दोस्तों, रेत देश के प्रमुख भूवैज्ञानिक संसाधनों में से एक है और यह एम सैंड कृत्रिम रेत का एक रूप है जो बड़े कठोर पत्थरों को महीन कणों में पीसकर निर्मित किया जाता है। ओवरबर्डन सामग्री का रेत में रूपांतरण पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक कदम है। और दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड हरित खनन के लिए प्रतिबद्ध है। और दोस्तों, ECL को अपनी भूमिगत खदानों में स्टोइंग का मतलब क्या होता है? निकाले गए हिस्से में बालू भरने के लिए प्रति वर्ष 12 लाख क्यूबिक मीटर रेत की जरूरत होती है। इसलिए एम सैंड ECL की रेत की 25% आवश्यकता को पूरा करेगा, जिससे कि प्रति वर्ष अनुमानित 6 करोड़ की तत्काल बचत होगी। दोस्तों, CIL के कुछ साल पहले नागपुर स्थित वेस्टर्न कोल फील्ड में एक छोटी पायलट परियोजना के माध्यम से OB यानी ओवरबर्डन टू सैंड मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा था। PSU के अधिकारियों ने यही बताया कि परियोजना की सफलता से अभिभूत होकर 2021 में WCL में दूसरी सुविधा स्थापित की गई और इस तरह से 6.10 लाख क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के साथ यह भारत में इस तरह की सबसे बड़ी सुविधा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में CIL की कुल एम सैंड उत्पादन क्षमता 9.86 लाख क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। कंपनी के अनुसार प्रति वर्ष 19.80 लाख क्यूबिक मीटर की संयुक्त क्षमता की 6 और एम सैंड परियोजनाएं
कार्यान्वयन के लिए अधीन हैं। उनमें से मध्य प्रदेश मुख्यालय उत्तरी कोलफील्ड के तहत अमलोहरी में प्रतिवर्ष 3.05 लाख क्यूबिक मीटर की सुविधा 2022-23 की चौथी तिमाही में चालू होने वाली है। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। 2018 में आया हुआ है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दिया हुआ है पहला कथन कि जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन और निर्देश के अधीन कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह पहला कथन असत्य हो जाता है, चूंकि वाणिज्य मंत्रालय ने वर्ष 2001 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, जिसे एनपीओपी कहते हैं, को लागू किया। तो एनपीओपी के उद्देश्य की अगर बात की जाए तो यह अनुमोदित मानदंडों के अनुसार जैविक कृषि उत्पादों, जंगली फसल, जलीय कृषि, पशुधन उत्पाद सहित के लिए प्रमाणन कार्यक्रम के मूल्यांकन का साधन प्रदान करना, प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकायों के प्रमाणीकरण कार्यक्रमों को मान्यता देना, निर्धारित मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करना, दो देशों के बीच या देश की आवश्यकताओं के अनुसार आयात समझौते के अनुसार आयात करने वाले देशों के मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करना। तो दोस्तों यह पहला कथन तो असत्य है। दूसरा है कि जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास एपीडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा एनपीओपी की कार्यान्वयन संस्था है। तीसरा कथन है सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य है। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है। आप देख सकते हैं 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ सिक्किम पूर्णतः जैविक राज्य, पहला जैविक राज्य बना था। तो इस तरह से 2 और 3 सही है, उत्तर बी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। बात करेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की। तो दोस्तों देश भर में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। यानी 25 जनवरी 2023 से ग्रीन बॉन्ड खरीदने का अवसर मिलने वाला है। आरबीआई चालू वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। तो दोस्तों यह ग्रीन बॉन्ड है क्या? दोस्तों यह ग्रीन बॉन्ड विभिन्न कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी किए जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं। इस परियोजना में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन एवं हरित भवन आदि शामिल हो सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अन्य मानक बॉन्डों के विपरीत है। दोस्तों केंद्र सरकार ने देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए घरेलू बाजार से पैसा जुटाने की योजना बनाई। इसके लिए नवंबर 2022 में एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया था। तो यह सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क क्या है? दोस्तों यह फ्रेमवर्क पंचामृत के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के नक्शे कदम पर मंजूरी दी गई है। जैसा कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्पष्ट किया गया था। और दोस्तों आरबीआई का इसमें क्या तैयारी है, क्या प्लान है? तो आरबीआई 25 जनवरी 2023 को पहला किस्त, दूसरी किस्त 9 फरवरी को जारी करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट भाषण में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने की बात कही थी, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक इसी महीने इसकी पहली किस्त जारी करने जा रहा है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ हिस्सा रिजर्व रखने की बात कही गई है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, जैविक कृषि क्या होती है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोगों को उदाहरण दे करके समझाएं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।